हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस अमेजिंग चैनल मैथ्स टॉक में। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था ब्रेन वाइज के, मैंने 5 क्वेश्चन रेशनल नंबर से लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग ब्रेन वाइज एक्सपोनेंट से लिए हैं। देखिए 5 सवाल है एक्सपोनेंट का, बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सवाल देखने में थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसका बनाने का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही शॉर्ट तरीके का है। तो देखिए विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है ब्रेन वाइज का, ये पार्ट 2 है। पहला सवाल है, देखिए फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी कि इस नंबर का रेसिप्रोकल निकालना है, एंड एक्सप्रेस इट इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और उसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी 5 क्वेश्चन लिखे हुए वीडियो को पॉज करके आप इन्हें प्रैक्टिस करें और ट्राई करें। उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन मेरे सॉल्यूशन से मैच करा लें। आई होप कि आप ये करते होंगे। आप वीडियो को पॉज करके ये 5 सवाल लिख करके आप ट्राई करें। चलिए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस गिवन नंबर कौन सा है मेरा? गिवन नंबर कौन सा है? -7776 अपॉन 3125 ये नंबर है। इसका रेसिप्रोकल निकालना है एंड इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो इसका रेसिप्रोकल नाउ यहाँ पर निकालते हैं। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ द एबव नंबर, ऊपर वाले नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? दैट इज जस्ट इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। रेसिप्रोकल में यही करते हैं। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3125 जो कि डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। नेगेटिव साइन तो या तो न्यूमरेटर में लगा दीजिए, या डिनोमिनेटर वहाँ तो वो सेम ही रहता है। ठीक है गाइस। तो और जो न्यूमरेटर है 7776 ये क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है गाइस। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको एक्सप्रेस करना है। तो एक्सपोनेंशियल में नोटेशन में सबसे पहले इसको लाएं। तो ये जो नंबर है 3125 3125 को सबसे पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लें। जी, साइड में सबसे पहले अपने प्राइम फैक्टर निकाल लें। तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी मालूम होना चाहिए। तो डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? जैसे ये नंबर को देखकर मालूम चल रहा है ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 से इसको डिविजिबल कितने बार में है? तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये डिविजिबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से ये डिविजिबल है 5 बार में। तो इसका न्यूमरेटर का जो हमारा न्यूमरेटर का जो प्राइम फैक्टर आया, क्या आया? 5 × 5 × कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। 5 × 5 × 5 अपॉन, अब बच गया 7776 का, ये इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर ये हमारा क्या है, रफ में काम हो रहा है। ठीक है गाइस, रफ में काम हो रहा है। तो ये है 7776। ठीक है, सबसे पहले इसको देखने से मालूम चल रहा है ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से लेकर गए, तो 2 से लेकर गए, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, देख लीजिए, चेक कर लेंगे एक बार। 2 3 जा 6, तो कैरी 1 तो 17, तो 70 2 8 जा 16, कैरी 1 17, 2 8 जा 16, कैरी, ओके सही है। 2 1 जा 2, फिर कैरी 2 9 जा, फिर 2 4 जा 2 4 जा, फिर 2 से ये जाएगा, ये 2 9 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर ये 2 से जाएगा, 2 4 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, फिर ये 2 से जाएगा, सॉरी ये 2 से अब नहीं जाएगा, कहीं गड़बड़ है क्या? 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, सही है।
चेक कर लेंगे एक बार। 2 3 जा 6, कैरी 1 8, तो 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, फिर ये 2 8 जा 16 वो सही, फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 1 जा 2, 9 2 9 जा 2 4 जा 2 4 जा सही है, 2 9 जा 18, कैरी 1, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा सही है, फिर ये 2 से गया तो 2 4 जा 8, कैरी 2 8 जा 2 6 जा 12 भी जाएगा, ये क्या होगा 2 6 जा 12। अब ये फिर 2 से ये जा रहा है तो 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6। अब ये क्या चीज़ 2 से नहीं जाएगा, अब क्या जाएगा ये 3 से। 3 से कैसे हमको मालूम चल रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है? ऐसे इसलिए कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जब भी कोई नंबर हो उसके जितने भी डिजिट्स हैं सारे का सम जो हो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे 2 + 4 + 3 ये कितना आएगा 9, 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है वो क्या चीज़ है 3 का मल्टीपल है। तो 3 से कितने बार में जाएगा ये 81 बार में, फिर 3 27, फिर 3 9 और फिर 3 बार में। ये हो गया हमारा रफ का काम। अब यहाँ इसके डिनोमीटर में लिखेंगे 2 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हमारा 5 टाइम्स हो गया। रुक जाइए इसको अच्छे से लिख देते हैं ताकि हमको 3 भी लिखना है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमारा 5 टाइम्स हुआ। और उसके बाद 3 कितने टाइम्स आया है, ये भी 5 टाइम्स आया है, तो ये क्या हो गया 3 × 3 × 3 × 3 × 3। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फटाफट। 5 कितनी बार आया है 5 के पावर 5 बार आया है, अपॉन में 2 कितनी बार आया है 5 बार आया है, यानी कि 2 का पावर 5 × 3 कितनी बार आया है 5 आया है, यानी कि 3 का पावर 5। ठीक है गाइस, अब देखिए दोनों, ये भी 2 का पावर 5 है, ये 3 का पावर है, दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। तो हमारा एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि अगर पावर सेम हो तो पावर को 1 बना लेंगे और बेस दोनों को गुना कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 5 का पावर 5 अपॉन में 2 × 3 इन दोनों को, ये पावर जो होगा वो सेम हो जाएगा। अब क्या होगा 5 का पावर 5 अपॉन में 6 का पावर 5, दोनों का पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर सेम हो गया। तो अब यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ये -5 बाहर ही रखेंगे या अंदर डाल दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो मेरा ऑड है। ये हमारा अल्टीमेट ये मेरा आंसर होगा, यही लास्ट मेरा आंसर होगा। इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, यही हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन आया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी सवाल है, बस थोड़ा लेंदी था और इसको यहाँ तक लाकर छोड़ना था। गाइस इसे उतार लें। आई होप कि आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मैं डिटेल्स में बता रहा हूं, आप इसे डायरेक्ट शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है लेकिन बहुत ही इजी सवाल है। देखिए फर्स्ट सवाल क्या है, सेकंड का फर्स्ट देख रहे हैं हम। सेकंड का फर्स्ट में क्या है, सिंप्लीफाई करना है हम लोग को। 1 अपॉन 1 प्लस x⁻q - p प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x⁻p - q। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि सवाल को आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है गाइज, देखिए सवाल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि अरे यार बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन सवाल बहुत ही इजी है। जिस तरीके से हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर a का पावर m हो डिवाइड a का पावर n हो, तो इस तरीके में हम लोग क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं कि बेस को सेम रखिए और पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको हम लोग ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, a का पावर m अपॉन में a का पावर n, ये भी उसी में प्रॉपर्टी जा रहा है a का पावर m - n। लेकिन मैथ्स में तो यही ट्विस्ट है, अगर लेफ्ट से राइट हम लोग जा रहे हैं, अगर ये सही है तो राइट से लेफ्ट भी आएंगे तो सही है। तो देखिए बस रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर लगाइए कि x का पावर q - p है, तो x को क्या लिखिए, x का पावर q अपॉन में x का पावर p लिखिए। देखिएगा सवाल बहुत ही ईजी है। देखिए
इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का पावर क्यू अपॉन में एक्स का पावर पी प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का पावर पी अपॉन में एक्स का पावर क्यू। ठीक है गाइस, यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन में एक्स का पावर पी प्लस एक्स का पावर क्यू अपॉन में एक्स का पावर पी प्लस 1 अपॉन में ये क्या आएगा गाइस, एक्स का पावर क्यू प्लस एक्स का पावर पी अपॉन में एक्स का पावर क्यू। सॉरी, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या आ रहा है, एक्स का पावर क्यू। अब देखिए क्या है कि ये 1 अपॉन में एक फ्रैक्शन है, 1 अपॉन में एक फ्रैक्शन है। अगर कोई भी नंबर हमारा a है, इसको 1/a लिख दिए, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिए। तो अगर 1/a है तो a इसका रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करेंगे, a लिख देंगे। तो उसी तरीके से जस्ट यहाँ पर क्या कीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से वो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, यानी कि 1 अपॉन दिस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर p अपॉन में एक्स का पावर p प्लस एक्स का पावर q, क्योंकि ये पलट जाएगा, अपॉन एक्स का पावर q अपॉन में एक्स का पावर q प्लस एक्स का पावर p। दो फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, एक्स का पावर p एक्स का पावर q। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर p प्लस इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का पावर p क्यों। देखिए एक्स का पावर p प्लस एक्स का पावर क्यों अपॉन में एक्स का पावर p प्लस एक्स का पावर क्यों, दोनों सेम है, ये कट के इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखिए गाइस, सवाल कितना ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसका सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट लगा जो हम लोग ये पढ़ते, a का पावर m अपॉन a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। इसका यूज करके हम लोग कितना आसानी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व किया। बस इसके जस्ट RHS से LHS के बारे में सोचना था गाइस, जिसे आप अपने कॉपी में उतार लें। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। फिर इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकेंड का सेकेंड। ये भी सबसे पहले खुद आप ट्राई करें, बहुत ही इजी सवाल है। बस एक्सपोनेंट का जो 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का ही यूज़ करके ये सवाल दिया गया है। a का पावर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इंटू a का पावर q प्लस r का होल स्क्वायर इंटू a का पावर r प्लस p का होल स्क्वायर अपॉन a का पावर p इंटू a का पावर q इंटू a का पावर r का होल क्यूब। देखिए सवाल देखने में कितना कॉम्प्लेक्स है, लोग सवाल को ही देख के डर जाएंगे, इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, लेकिन सवाल बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो देखिए ये भी एक बेस है 2 पावर में है, ये भी एक बेस है 2 पावर में है, ये भी एक बेस है 2 पावर में। मालूम क्या चल रहा है कि जितने भी बेस हैं डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो अभी हमने बताया कि पावर सेम हो तो सारे बेस को गुना कर देंगे। देखिए पावर सेम है तो सारे बेस को गुना करके पावर सेम लगा देंगे, यानी कि a का पावर p प्लस क्यू इंटू a का पावर q प्लस r इंटू a का पावर r प्लस p। और पावर सिर्फ सबका सेम लगा देंगे, यानी कि 2 अपॉन में देखिए ये क्या है, बेस a है, बेस a है, बेस a है, पावर डिफरेंट है। अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट है तो बेस को एक ही बेस मानकर पावर को जोड़ देते हैं। सब प्रॉपर्टी है, a का पावर p प्लस q प्लस r। इस किस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया, मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, तो इसके पावर को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है गाइस, मैंने प्रॉपर्टी को भी लिख दिया, अगर आप भूल गए हो तो उसे याद कर लें। देखिए अब क्या है, यहाँ भी बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सारा ऐड हो जाएगा। तो इस पावर को
जोड़ दीजिए तो a का पावर p प्लस क्यू प्लस r प्लस p का होल पावर 2 अपॉन में a का पावर p प्लस क्यू प्लस r का होल क्यूब। अब देखिए ऊपर वाला में p भी 2 बार है, q भी 2 बार है, r भी 2 बार है, यानी कि 2p होगा, 2q होगा, 2r होगा। तो 2 कॉमन कीजिए वहाँ से, a का पावर 2 कॉमन करके यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p प्लस क्यू प्लस r। अब यहाँ पर होल पावर में लगा हुआ है 2 अपॉन में a का पावर p प्लस क्यू प्लस r का होल क्यूब। ये हुआ गाइस। देखिए अब क्या है, फिर रिवर्स प्रॉपर्टी लग रहा है। एक और प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट का हम लोग पढ़ते हैं कि अगर a का पावर m हो और उसका पावर n हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि a के पावर n के साथ गुना कर देते हैं। तो अगर ऑलरेडी अगर ये पावर ऑलरेडी गुना किया हुआ है तो क्या ये सिर्फ रिवर्स में पावर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो ये पावर बेस के साथ, ये पावर के साथ 2 गुना में है तो इसको क्या कीजिए, इसको पावर में फिर से ले जाइए ताकि ये हमारा दोनों बेस सेम हो और ये पावर रिड्यूस हो जाए। ठीक है गाइस। देखिए तो ये क्या होगा, a का पावर p प्लस क्यू प्लस r का पावर 2 से 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में a का पावर p प्लस क्यू प्लस r का पावर होल क्यूब। देखिए a का पावर p प्लस क्यू प्लस r ये 4 बार है ऊपर में और a का पावर p प्लस क्यू प्लस r नीचे में 3 बार है। तो ये 3 से 1 कट जाएगा और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a का पावर p प्लस क्यू प्लस r। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। देखिए गाइस कितना ही कॉम्प्लेक्स सवाल था और कितना ही इजी इसका सॉल्यूशन है। कुछ नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए और रिवर्स यानी कि LHS से RHS में जा रहे हैं तो RHS से LHS में जाने का भी आपको आइडिया होना चाहिए। इस सवाल से यही मालूम चलता है। ये सिर्फ आपके ब्रेन को वॉश करने का है सवाल मैंने लिया है और ये सीरीज जो चल रहा है ब्रेन वाइज, ये आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट बिल्डर बनाएगा। आप इसे उतार लें। आई होप कि आप लोग इसे लिखते होंगे। ठीक है, इस नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये था सिंप्लीफाई का, दोनों सवाल मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया। सबसे पहले आप खुद ट्राई करें इस सवाल को, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। देखिए सर, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, एक्सप्रेस द नंबर, दिस नंबर, कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर m विथ m इज इक्वल टू 22 एंड m इज इक्वल टू 23। कह रहा है कि इस नंबर को एक्सप्रेस करना है k इंटू 10 टू द पावर m में, जिसका m का वैल्यू 22 लीजिए या 2 बार 22 लीजिए एंड 23 लीजिए। देखिए बहुत ईजी सवाल है। सवाल देख के कभी घबराए नहीं। सबसे पहले सवाल को गौर से पढ़ें और उसके बाद क्या सवाल कह रहा है उस पर करने के लिए अपना ब्रेन का यूज करें। देखिए 602 पर कितने ज़ीरो हैं, इसको काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जीरो है, यानी कि 602 लिख लीजिए, उसके बाद 20 जीरो लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। ठीक है गाइस, और इसको क्या लिखना है, k इंटू 10 टू द पावर m। देखिए m का वैल्यू 22 लेना है एक बार। अगर m का वैल्यू 22 ले रहे हैं हम, तो देखिए सबसे पहले कि ये जीरो कितनी बार लिखा हुआ है। जीरो जो लिखा हुआ है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बार लिखा हुआ है यहाँ पर जी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 21 बार क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमसे एक छूट रहा है तो 21 बार लिखा हुआ है। देखिए 21 बार लिखा हुआ है तो सबसे पहले ऐसे लिख सकते हैं इसको, 602 इंटू 10 टू द पावर 21
लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 को 21 टाइम्स गुना कीजिएगा तो यही नंबर आएगा। ठीक है गाइस? या फिर आपको अगर नहीं ये हो रहा है तो आप ऐसा करें कि 10 को ये 602 को इतने यानी कि 21 टाइम्स गुना करें तो यही नंबर आएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये आएगा तो अब इसको तो 10 के पावर रेज एक करके लिख सकते हैं ना, 10 के पावर m। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 602 इंटू 10 टू द पावर 21 लिखेंगे। लेकिन m का वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है 22 लेना है, तो 22 लेने के लिए एक m को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एक m यानी कि एक 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 10 से डिवाइड भी करना होगा, तब तो हमारा ये बढ़ेगा। तो अब क्या होगा? 602 अपॉन में 10 इंटू 10 टू द पावर 22। अब यहाँ पर ये हो गया सवाल, तो इसको आप हल कर लें। 602 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 60.2 इंटू 10 टू द पावर 22। सिमिलरली अगर m का वैल्यू 23 लेना है यानी कि यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ाना, यानी कि इससे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। तब अगर 100 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिमिलरली फॉर m इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पर 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए सवाल बहुत ही लॉन्ग था, लेकिन इसका आप अपने लॉजिक से और अपने थिंकिंग से आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ताकि आपका जो बनाने का तरीका हो इस तरीके से आप फॉलो करें ताकि आप इजी तरीके से समझें। इसमें एक जीरो छूट गया था गाइस, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। आप इसे उतार लें। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप लिख लें या फिर एसएस ले लें। देखिए गाइस, अब 2 सवाल है। 2 सवाल जो है वो बहुत ही ईजी सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए केवल देखने में आपको लगेगा अरे ये तो बहुत हार्ड सवाल है, लेकिन बहुत ईजी सवाल है। द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल। देखिए आरबीसी जो हमारे बॉडी में सेल है, ब्लड के 4 सेल होते हैं, जिसमें से एक सेल का नाम बता रहा है कि रेड ब्लड सेल। इसकी जो साइज है वो क्या है? यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन फॉर देखिए द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो क्या है? लिखें गिवन साइज ऑफ आरबीसी लिख देते हैं गाइस डायरेक्ट। वो क्या है? 0 पॉइंट कितने जीरो के बाद है? हाँ 5 0 and 7 0 0 0 0 0 and 7 मीटर। इतना है साइज ऑफ आरबीसी। एंड दैट ऑफ अ प्लांट सेल। एक प्लांट का सेल है जिसकी जो साइज है वो क्या है? एंड दैट साइज आल्सो साइज ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल की क्या साइज है? तो वो है 0.0004। ये क्या है? 0.000021275 मीटर। अब बताना है कि अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स इज द साइज ऑफ अ प्लांट सेल लार्जर देन द साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल। कहता है कि लगभग बताइए कि जो प्लांट सेल का साइज है वो कितना बड़ा है रेड ब्लड सेल से। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए। देखिए आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी का साइज वो क्या लिख सकते हैं? 0.00007 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 7 अपॉन में 10 के बाद कितना जीरो लगाएं? 1 2 3 4 5 6 लगा दें। 1 2 3 4 5 6। देखिए तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं 7 अपॉन 10 टू द पावर 6 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 टू द पावर 10 टू द पावर -6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या फिर नेगेटिव से नीचे नेगेटिव हटाना होगा तो ये डायरेक्ट नीचे आएगा, यानी कि दोनों सेम लिखा हुआ है। अब प्लांट सेल का देख लीजिए, पीसी इसको लिख देते हैं डायरेक्ट प्लांट सेल। तो ये हमारा क्या है? 0.0000 इंटू 1275 मीटर। ये हमारा
इतना मीटर है। तो इसको भी उसी तरीके से हल कीजिए। तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 1275 इंटू 10⁻⁻8, इस तरीके से डायरेक्ट लिख दीजिए। ये इतना मीटर हुआ। अब देखिए इसका 10⁻⁻6 है, इसका 10⁻⁻8 है, तो इसको 10⁻6 करिए, क्योंकि हम लोग जब से उसमें कॉमन नहीं ढूंढेंगे तब से हम लोग को मालूम नहीं चलेगा वो कितना बड़ा है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए 1275 इंटू 10⁻2 इसमें से बाहर निकाल दीजिए एंड 10⁻6 इसको वहाँ पर रखते हैं ताकि एक कॉमन हो, तब हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि ये कितना बड़ा है। इसको कंबाइन करके आंसर इसका लिखिए, तो ये हो जाएगा 12.75 इंटू 10⁻6। देखिए 10⁻6 यहाँ भी है, 10⁻6 ये भी है। सवाल हमसे ये पूछा अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स इज द साइज ऑफ अ प्लांट सेल लार्जर देन द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल। लगभग बताइए कि कितना प्लांट सेल जो है वो रेड ब्लड सेल से बड़ा है। तो देख रहे हैं गाइस, ये 7 है तो लगभग 2 टाइम्स लग रहा है, लगभग 2 टाइम्स, यानी कि 1.5 अगर है तो यानी कि 1.5 है तो उसको हम लोग लगभग 2 टाइम्स बताएंगे। इसमें दिया हुआ था 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ऑप्शन में मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, तो 2 टाइम्स इसका करेक्ट ऑप्शन हो। अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या लिखेंगे 2 टाइम्स। देखिए कुछ कुछ है जिसको आपको एज्यूम करके बनाना चलेगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेंगे। ये भी देखिए सवाल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही इजी सवाल है, आप इसे भी उतार लें। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। अब लास्ट सवाल सिर्फ बचा है, ब्रेन वाइज का आज सेकेंड लेक्चर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी चैप्टर्स का मैं ब्रेन वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जामिया का हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे एनटीएससी का हो, या ओलंपियाड्स का हो, या फिर रेलवे का हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ्स आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को उनको बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट सवाल सिर्फ देखते हैं क्या है। देखिए ए स्पेस क्राफ्ट इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर सेकेंड। एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि 12 किलोमीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रहा है, यानी कि स्पेस की तरफ जा रहा है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द सरफेस ऑफ द मून। कहता है कि मून के यानी कि चांद के सतह पर यानी कि सरफेस पर कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में। अगर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, अगर अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ये है। देखिए जो स्पेस क्राफ्ट है उसका स्पीड दिया हुआ है, हमसे टाइम पूछा है, और जो डिस्टेंस कवर करना है स्पेस क्राफ्ट को मून और अर्थ के बीच का वो डिस्टेंस दिया हुआ है। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है। जैसे हम लोग को जानते हैं एज वी नो दैट 5 का देख लीजिए, एज वी नो दैट, ये बहुत ही ईजी सवाल है, आप खुद बना सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, डिस्टेंस मालूम है, स्पीड का एयरक्राफ्ट का जो ये स्पेस क्राफ्ट का जो वो स्पीड है वो भी मालूम है। तो यहाँ से टाइम को यहाँ ले जाइए, स्पीड को यहाँ ले आइए, डायरेक्ट आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है लिख देता हूँ मैं, 3.48 डिस्टेंस है हमारा, 3.48 इंटू 10⁸ अपॉन, ये मीटर में है, अपॉन 12 किलोमीटर पर सेकेंड, 12 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। डिस्टेंस जो है वो मीटर में है लेकिन स्पीड जो है हमारा किलोमीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए सिर्फ क्या कीजिए कि 12 को 3.48 इंटू 10⁸ अपॉन में 12 इंटू 5/18 से, जैसे कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करके वो जो लिखा जाता है जिस तरीके से 5/18 आता है, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, मीटर
पर सेकेंड में आ जाएगा। नहीं गाइस, गलत है। अगर किलोमीटर पर आवर में रहता तब इसको हम लोग लिखते, लेकिन ये क्या है, किलोमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर को मीटर में सिर्फ चेंज करेंगे। तो 12 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। और ये ऑलरेडी हमारा मीटर है। ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप फर्दर सॉल्व कर देखिए, यहाँ से 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा, ये 5 आएगा, और यहाँ से जब इसको सॉल्व आप करेंगे, फाइनली आप करके देखेंगे तो 483 मिनट्स आएगा एंड 20 सेकेंड्स ये आएंगे। आप उसको ज़रूर हल करके देखेंगे। ये था एक्सपोनेंट का ब्रेन वाइज क्वेश्चन। ये क्लास 8th के लेवल के स्टूडेंट्स को आना चाहिए, लेकिन इसको जो रेलवे में है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, इस सवाल को ज़रूर वो प्रैक्टिस करें ताकि उनका प्रैक्टिस लेवल और हाई हो। आई होप कि आप इन्जॉय किए होंगे इस ब्रेन वाइज के सेकेंड लेक्चर को। अब इसका अगला ब्रेन वाइज का 3rd लेक्चर आएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक करें। थैंक यू।